गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोड के साथ, जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तो आज का हमारा कोड क्या है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा फैलाना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, आग कहीं भी हो आग लगनी चाहिए, कलम से क्रांति होनी चाहिए। तो चलिए इसी के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें हमारा चैप्टर चला हुआ है उत्सर्जन तंत्र यानी यूरिनरी सिस्टम, जिसमें हमारी 2 क्लास हो चुकी है। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? किडनी के बारे में पढ़ा था, वृक्क के बारे में पढ़ा था, वृक्क के कार्यों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अभी थोड़ा सा उसमें बचा हुआ था, तो आज उसे देख लेते हैं। वृक्क की कार्य प्रणाली और मूत्र विसर्जन के बारे में एक बार शुरू से देखेंगे और कोशिश करेंगे हल्का सा रिवीजन करने की। ठीक है, तो शुरुआत हमने कहां से की थी? उत्सर्जन तंत्र से की थी, यानी यूरिनरी सिस्टम से की थी। ठीक है, तो क्या होता है यूरिनरी सिस्टम, क्या होता है उत्सर्जन तंत्र, मैंने आपको बताया था। एक बार हल्का सा रिवीजन करते हैं कि हमारे शरीर में प्रति क्षण यानी हर पल हर समय कोई ना कोई क्रिया प्रतिक्रिया होती रहती है, कोई ना कोई एक्टिविटी होती रहती है। ठीक है, और उन्हीं के फलस्वरूप, उन्हीं क्रियाओं के फलस्वरूप, उन्हीं एक्टिविटीज के फलस्वरूप हमारे शरीर में कुछ ऐसे पदार्थ, कुछ कैसे पदार्थ जो त्याज्य पदार्थ होते हैं, जो त्यागने योग्य होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बेकार होते हैं, नुकसानदायक होते हैं, वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, और उन्हें बाहर निकालने के लिए कुछ अंगों का सहारा लिया जाता है। कुछ हमारे शरीर के ऐसे अंग होते हैं जो उन पदार्थों को बाहर निकालते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? उत्सर्जी पदार्थ बोलते हैं, त्याज्य पदार्थ बोलते हैं। जब वो त्याज्य पदार्थ निकालने की क्रिया हो रही होती है, उस क्रिया को क्या बोलते हैं? उत्सर्जन क्रिया बोलते हैं। और जहाँ पर वो क्रिया हो रही होती है, जहाँ पर यानी जिस सिस्टम में, जिस तंत्र में वो क्रिया हो रही होती है, उस पूरे सिस्टम को बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र यानी यूरिनरी सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, और उसके जो अंग है, मैंने बताया ना कि शरीर के कुछ अंग ऐसे होते हैं जो उन त्याज्य पदार्थों को बाहर निकालने के लिए हमारी मदद करते हैं। उसमें से सबसे पहला अंग हमने पढ़ा था वृक्क यानी किडनी। किडनी के बारे में हमने पढ़ा था। एक बार फिर से थोड़ा सा रिवीजन करते हुए चलेंगे। ये हमने पढ़ ही लिया है। वृक्क यानी जो उत्सर्जन तंत्र के प्रमुख अंग थे वो कौन कौन से थे? किडनी थी यानी गुर्दे थे, दूसरा था यूरेट्रस यानी मूत्र नलिया, तीसरा था यूरिनरी ब्लेडर, चौथा था यूरेथ्रा यानी मूत्र मार्ग, पांचवा था आते, और छठा था लंग्स, और सातवां था स्किन। यानी इन अंगों के माध्यम से हमारे शरीर से उत्सर्जी पदार्थ क्या होते हैं, त्याज्य पदार्थ क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? वृक्क पढ़ रहे थे, किडनी पढ़ रहे थे। आम भाषा में इसे क्या बोलते हैं? गुर्दे बोलते हैं। यहाँ तक मैंने कार्टिकल और जक्स्टा मेडुलरी तक आप लोगों को करा दिया था। क्या बताया था मैंने कि कार्टिकल जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स की तुलना में कितने होते हैं? 7 गुना ज्यादा होते हैं। और सामान्य अवस्था में जो किडनी का कार्य होता है वो कैसे होता है? कार्टिकल नेफ्रॉन्स ही करते हैं, लेकिन जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स अधिक दबाव की स्थिति में क्या हो जाते हैं? एक्टिव हो जाते हैं। आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है वृक्क की कार्य प्रणाली और मूत्र विसर्जन। यानी यूरिन में पाए जाने वाले सभी अवयव क्या होते हैं? रक्त में रहते हैं, ब्लड में रहते हैं, परंतु रक्त में पाए जाने वाले सभी अवयव यूरिन में नहीं मिलते। कहने का अभिप्राय क्या है कि जो यूरिन में पाए जाने वाले अवयव होते हैं वो तो रक्त में पाए जाते हैं, वो तो क्या होता है? रक्त में रहते हैं, परंतु जो रक्त में पाए जाने वाले सभी अवयव होते हैं वो यूरिन में यानी मूत्र में नहीं मिलते। ठीक है, अतः इससे यह ज्ञात होता है कि वृक्क जल के साथ कुछ अवयव अलग कर देता है, यानी जो किडनी है वो जल के साथ मिलकर क्या करती है? कुछ अवयवों को अलग कर देती है। ठीक है,
इससे इस बात की पुष्टि होती है कि यदि हम वृक्क में धमनी द्वारा आने वाले रक्त और सिरा द्वारा आने वाले रक्त का परीक्षण करें तो दोनों भिन्न दिखाई देते हैं, अलग दिखाई देते हैं। यानी अगर हमारे धमनी द्वारा जो आया हुआ रक्त है उसे और जो सिरा द्वारा आने वाला रक्त है उसका परीक्षण करें, उसकी जांच करें तो क्या होता है कि दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या आता है कि वृक्क में यानी किडनी में वृक्क धमनी महाधमनी द्वारा शुद्ध रक्त क्या करती है, लाती है। जो किडनी वो वृक्क धमनी होती है, जो किडनी धमनी होती है वो क्या करती है, महाधमनी द्वारा शुद्ध रक्त लाती है। फिर धमनी धमनी क्या करती है, धमनी फिर अनेक शाखाओं में विभाजित हो जाती है। पिक्चर के माध्यम से ही आपको पता चलेगा, इसे मैं कंप्लीट करा दूं उसके बाद मैं पिक्चर के माध्यम से आपको बता दूंगी। ठीक है, फिर क्या होता है कि जो धमनी होती है वो अनेक शाखाओं में विभाजित हो जाती है और अनेक शाखाओं में बढ़ जाती है और अंत में प्रत्येक ग्लोमेरुलस में जो शुद्ध रक्त की कोशिका होगी, जो शुद्ध रक्त की सेल होगी, उन्हें अभिवाही धमनी कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें, अभिवाही धमनी। किसे कहते हैं, जो शुद्ध रक्त की जो प्योर ब्लड की सेल होगी उन्हें बोलेंगे अभिवाही धमनी। यही आगे बढ़कर क्या करती है, बोमेन कैप्सूल में कोशिकाओं का गुच्छा बनाती है। क्या करती है, बोमेन कैप्सूल क्या होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। उसमें क्या करते हैं, बोमेन कैप्सूल में कोशिकाओं का गुच्छा बनाती है, सेल का गुच्छा बनाती है, ग्रुप बनाती है। इन कोशिकाओं से होकर रक्त अपवाही धमनी द्वारा बाहर निकलता है। जो ये कोशिकाएं होती है जो गुच्छा बनाती है, उन्हीं कोशिकाओं से होकर ब्लड क्या करता है, अपवाही धमनियों द्वारा बाहर निकलता है। ये कोशिकाएं मूत्रजन नलिकाओं की चारों तरफ जाल सा बनाए रहती है। ये जो कोशिकाएं होती है, सेल होती है, ये जो यूरिन वाली नलिकाएं होती हैं उनके चारों तरफ क्या करती है, एक जाल सा बनाए रहती है और अंत में इन्हीं कोशिकाओं से मिलकर वृक्क सिरा बनती है। इन्हीं जो सेल होती है, जो जाल सा बना रहता है सेल का, कोशिकाओं का, उन्हीं से क्या होता है, उन्हीं से मिलकर वृक्क सिरा बनती है। ठीक है, जो अधोमहाशिरा वेना कोवा में खुलती है। कहाँ पर खुलती है, अधोमहाशिरा वेना कोवा में खुलती है। जब पिक्चर से मैं आपको बताऊंगी तब आपको पता चल जाएगा कैसे बनती है और कैसे कहाँ पर जाकर खुलती है। इन कोशिकाओं के जाल के कारण रक्त अधिक समय तक मूत्रजन नलिकाओं के संपर्क में रहता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि ग्लोमेरुलस वृक्क में एक छन्नी की तरह कार्य करता है। जो ग्लोमेरुलस है वो किडनी में किसकी तरह कार्य करता है, एक छलनी की तरह कार्य करता है। प्रति मिनट लगभग 1 लीटर रक्त ग्लोमेरुलस में से होकर निकलता है। कितना, प्रति मिनट लगभग 1 लीटर रक्त ग्लोमेरुलस में से होकर निकलता है और इसका 25% हिस्सा छनता है। यानी 1 लीटर का 25% भाग छनता है और छने हुए जल में क्या, छने हुए द्रव में, जो छना हुआ लिक्विड होता है, द्रव होता है, उसमें जल, लवण, ग्लूकोज तथा सूक्ष्म तत्व होते हैं, छोटे छोटे तत्व होते हैं। प्लाज्मा, प्रोटीन और रक्त कोशिकाएं आकार में बड़ी होने के कारण छन नहीं पाती। जो प्लाज्मा होते हैं और प्रोटीन होते हैं और ब्लड सेल्स होती है, रक्त कोशिकाएं होती है, वो आकार में बड़ी होती है, इसलिए वो उससे ग्लोमेरुलस में से नहीं छन पाती। ठीक है, ग्लोमेरुलस से छना हुआ द्रव ग्लोमेरुलस तरल कहलाता है। क्या कहलाता है, जो उस ग्लोमेरुलस से तरल पदार्थ छना हुआ है, लिक्विड छना हुआ है, उसे क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस तरल कहते हैं। जो फिर वृक्क नलिकाओं में बहता है, किडनी वाली नलिकाओं में बहता है। ठीक है, इन नलिकाओं के चारों तरफ क्या होता है, कोशिकाओं का जाल सा बिछा होता है। ये जो नलिकाएं होती है इनके चारों ओर सेल्स का, कोशिकाओं का जाल सा बिछा रहता है। ये कोशिकाएं उन तत्वों को जो शरीर के लिए आवश्यक है अपनी ओर खींच लेती है और जो हानिकारक तत्व होते हैं उन्हें वृक्क नलिकाओं में रहने नहीं देती। जो शरीर के लिए हानिकारक पदार्थ होते हैं उन्हें वृक्क नलिकाओं में नहीं रहने देती, उन्हें बाहर निकाल देती है। और जो शरीर के लिए लाभदायक होते हैं, फायदेमंद होते हैं, उन्हें
अंदर रखती है। ठीक है, इस प्रकार ये कोशिकाएं शरीर में जल और विभिन्न लवणों जैसे सोडियम, पोटेशियम इत्यादि और रासायनिक तत्व जैसे यूरिक एसिड, क्रेटिनिन आदि की मात्रा का नियंत्रण करती है, कंट्रोल करके रखती है। ठीक है, ब्लड व यूरिन में कुछ अवयवों का परीक्षण कर हम पता लगा सकते हैं कि हमारी जो किडनी है वो सही प्रकार से कार्य कर रही है या नहीं कर रही है, हमारे जो गुर्दे हैं वो सही प्रकार से कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये हम कैसे पता लगा सकते हैं? ब्लड व यूरिन में कुछ अवयवों का परीक्षण करके। ठीक है, जैसे यूरिन में प्रोटीन का पाया जाना, प्रोटीन यूरिया कहलाता है। क्या कहलाता है? यूरिन में क्या होता है? प्रोटीन का पाया जाना क्या कहलाता है? प्रोटीन यूरिया कहलाता है। रक्त में यूरिया की जो मात्रा होती है ब्लड में सामान्यतः कितनी होती है? 20 से 40 mg होती है। कितनी होती है? 20 से 40 mg होती है। यदि वृक्क द्वारा उचित मात्रा में यूरिया नहीं निकल पाता, यानी जो किडनी होती है उनके द्वारा उचित मात्रा में यूरिया नहीं निकल पाता, तो क्या होता है? तो ब्लड में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। क्या हो जाता है? हमारे ब्लड में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। सामान्य रक्त में, जो सामान्य ब्लड होता है उसमें यूरिक एसिड की मात्रा कितनी होती है? 2 से 3% होती है, 2 से 3% होती है। सामान्यतः रक्त में क्रेटिनिन की मात्रा कितनी होती है? 0.5% से 1.5% होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि सामान्य रक्त में यूरिक एसिड की मात्रा कितनी होती है, तो 2 से 3% होती है, 3% होती है। और अगर पूछा जाए कि सामान्य रक्त में क्रेटिनिन की मात्रा कितनी होती है, तो 0.5% से 1.5% तक होती है। यूरिन में शुगर की मात्रा मधुमेह रोग को दिखाती है। शुगर की मात्रा किसे दिखाती है? डायबिटीज को दिखाती है, मधुमेह को दिखाती है। क्या होती है? जो यूरिन में शुगर की मात्रा है वो किस रोग को दिखाती है? वो मधुमेह यानी डायबिटीज को दिखाती है। ये वृक्क के कार्य हमने पढ़ लिए थे पिछली क्लास में। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाता है? वोमेन कैप्सूल देखते हैं। मैं वोमेन कैप्सूल भी आया था ना कि क्या होता है वोमेन कैप्सूल। अगर ये अच्छे से आपको दिख नहीं रहा तो मैं यहाँ पे इसे नोट डाउन कर देती हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि ये आपको अच्छे से क्लियर दिख रहा होगा। चलिए, तो वुमेन कैप्सूल को मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। क्या होता है यह किडनी के ऊपरी भाग में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? जो हमारे किडनी होती है, वृक्क होते हैं, उसके ऊपरी भाग में पाया जाता है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आप लोग नोट डाउन करते हुए चलिए। वुमेन्स कैप्सूल कहाँ पे पाया जाता है? यह किडनी के ऊपरी भाग में पाया जाता है। ऊपरी भाग में पाया जाता है। दिखाई दे रहा है ना? ये कहाँ पे पाया जाता है? हमारी किडनी के ऊपर वाले भाग में पाया जाता है। इसका आकार कैप्सूल के समान होता है। कैसा होता है इसका आकार? कैप्सूल के समान। ऐसा ही होता है ना कुछ कुछ कैप्सूल। ठीक है, तो इसका आकार कैप्सूल के समान होता है। ठीक है, जो वुमेन कैप्सूल होते हैं, ग्लोमेरस इसी कैप्सूल के समान होता है। जो ग्लोमेरस था, जो क्या कर रहा था? छन्नी का काम कर रहा था, वो भी इसी कैप्सूल के जैसा होता है, इसी कैप्सूल के समान होता है। वुमेन्स कैप्सूल आगे चलकर रीनल ट्यूब्यूल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? रीनल ट्यूब्यूल का निर्माण करता है। रक्त के कोशिकीय घटक एवं बड़े प्रोटीन इसमें क्या करते हैं? सामान्यतः गुजर नहीं पाते। जो ब्लड के कोशिकीय घटक होते हैं
है और बड़े प्रोटीन अणु होते हैं वो इससे गुजर नहीं पाते, परंतु जल एवं घुले हुए लवण जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स, ग्लूकोज, यूरिया, अमीनो एसिड ये रक्त से छनकर क्या करते हैं, ग्लोमेरुलस कैप्सूल के संकुचन वाले भाग में पहुंच जाते हैं। जो ग्लोमेरुलस का संकुचन वाला भाग यानी सिकुड़ा हुआ भाग होता है ये उसमें पहुंच जाते हैं। जो बड़े भाग होते हैं प्रोटीन के अणु के वो इसमें नहीं छन पाते, लेकिन जो छनने वाले पदार्थ होते हैं जो छोटे होते हैं वो छन जाते हैं और क्या करते हैं, रक्त में छनकर ग्लोमेरुलस कैप्सूल के संकुचन वाले भाग में पहुंच जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है ग्लोमेरुलस क्या होता है, यह कोशिका का गुच्छा होता है। अभी मैंने पहले भी बताया था आपको क्या होता है, यह सेल का यानी जो कोशिकाएं होती है उनका एक गुच्छा होता है। क्या करता है, जो प्रत्येक धमनियों के कुंडलाकार होने से बनता है, कुंडली के आकार के, जो प्रत्येक धमनियों जब कुंडली का आकार ले लेती है, कुंडलाकार होती है, उससे बनता है, जिससे कोशिका गुच्छ और ग्लोमेरुलस कोशिकाएं कहते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें, ग्लोमेरुलस कोशिकाएं भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, कोशिका गुच्छ भी बोलते हैं। और यही रक्त पर क्या करता है, यहीं पर रक्त छनता है, क्या होता है, ब्लड यहीं से छनता है और कुंडलाकार ग्लोमेरुलस कोशिकाएं पुनः आपस में मिलकर अपवाही धमनियों का निर्माण करती है, जो रक्त को क्या करती है, ग्लोमेरुलस में ले जाती है। ठीक है, प्रत्येक नेफ्रॉन का आरंभ कीपनुमा संरचना से होता है, जिसे वोमेन्स संपुट या वोमेन्स कैप्सूल कहते हैं। इसमें एक कोशिकाओं का गुच्छा होता है और इसी कोशिका को ग्लोमेरुलस कहते हैं। इसी कोशिका गुच्छ को क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारा यूरेट्रस। क्या आ जाता है, यूरेट्रस आ जाता है, यानी मूत्र नलियां आ जाती है। ये क्या करते हैं, दूसरा अंग क्या आ जाता है, यूरेट्रस आ जाता है। किसके बाद, किडनी के बाद। यूरेट्रस में क्या होता है, प्रत्येक किडनी में से एक नलिका निकलती है, प्रत्येक किडनी में से, प्रत्येक गुर्दे में से एक नलिका निकलती है जो मूत्राशय तक जाती है। जो कहाँ तक जाती है, यूरेथ्रा तक जाती है। इसे ही मूत्रवाहिनी भी कहते हैं। ये लगभग 440 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसका व्यास 3 मिलीमीटर तक होता है और क्या होता है, इसे ग्वैनी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्वैनी भी बोलते हैं। ग्वैनी लिखा होता है, ग्वैनी भी बोलते हैं। और इसकी दीवार 3 परतों से बनी होती है। बाहरी परत को तंतुमय बोलते हैं, मध्य परत जो होती है उसे पेशीय बोलते हैं और जो तीसरी भीतरी परत होती है, आंतरिक परत होती है, उसे क्या बोलते हैं, श्लेष्मा बोलते हैं। बाहरी परत तंतुमय, मध्य परत पेशीय और भीतरी परत श्लेष्मा। ये क्या हो जाता है, मूत्र नलिया हो जाती है, यानी यूरेट्रस हो जाती है। इसके बाद आता है यूरिनरी ब्लैडर। तीसरा अंग कौन सा आता है, यूरिनरी ब्लैडर आता है, यानी मूत्राशय आता है। यह क्या होता है, एक त्रिकोणीय और पेशीय अंग है। इसका आकार कैसा है, त्रिकोण है, त्रिकोण के आकार का है, जो श्रोणि में स्थित होता है, पेल्विक में स्थित होता है। यह यूरिन को क्या करता है, यूरेटर से संग्रहित करता है। क्या करता है, यूरिन को मूत्र नलियों से यानी यूरेटर से क्या करता है, संग्रहित करता है और शरीर में यूरेथ्रा से उत्सर्जित होने तक रोक के रखता है। जब तक यूरेथ्रा तक नहीं जाता तब तक उसे क्या करता है, रोक कर रखता है। ठीक है, इसमें विद्यमान यूरिन की मात्रा के अनुसार इसकी आकृति, आकार, स्थिति बदलती रहती है और जो यूरेटर यानी मूत्र नलिया जहां पर खुलती है उसके ऊपर वाले हिस्से को यूरिनरी ब्लैडर या मूत्राशय कहते हैं। ठीक है ना, यानी एक बार फिर से बताती हूँ कि इसका आकार कैसा होता है, त्रिकोणीय होता है और यह कैसा अंग है, पेशीय अंग है, मस्कुलर ऑर्गन है जो श्रोणि में स्थित होता है। यह यूरिन को यूरेटर से संग्रहित करता है और शरीर में यूरेथ्रा से उत्सर्जित होने तक रोक के रखता है। इसमें जो विद्यमान यूरिन की मात्रा के अनुसार इसकी आकृति, आकार, स्थिति बदलती रहती है और जो दोनों यूरेटर यानी दोनों मूत्र नलियां जहां पर खुलती है उसके ऊपर वाले हिस्से में यूरिनरी ब्लैडर
उसके ऊपर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर या मूत्राशय बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, यूरेथ्रा आता है यानी मूत्र मार्ग आता है। यह क्या करता है, यह यूरिनरी ब्लैडर से आरंभ होकर कहाँ तक जाता है, बाह्य छिद्र तक पहुँचता है, बाहर के छिद्र तक पहुँचता है। यह एक लंबी नली होती है जिसकी लंबाई स्त्रियों में 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर तक और पुरुषों में 10 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर तक होती है। स्त्रियों में क्या होती है, इस नली की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर तक और पुरुषों में 10 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर तक। पुरुषों में यूरेथ्रा 3 अलग अलग क्षेत्रों से होकर गुजरता है। कौन कौन से है वो भाग, प्रोस्टेटिक भाग, झिल्लीमय भाग और पिनाइल या स्पंजी भाग। ठीक है, इसके बाद आ जाता है यूरिन। यूरिन हल्के पीले रंग का क्या होता है, द्रव होता है जिसमें 95% जल तथा 5% ठोस पदार्थ होते हैं। 5% क्या होता है, ठोस पदार्थ और 95% जल होता है। ठोस पदार्थ में 2% यूरिया होता है, 3% कार्बनिक पदार्थ होते हैं। कार्बनिक पदार्थ में क्या क्या आ जाता है, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन, अमोनिया, एसीटोन बॉडीज। अकार्बनिक पदार्थ में क्या आ जाते हैं, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सल्फेट, फास्फेट आदि। ठीक है, तो 3% तो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं और 5% में जो ठोस पदार्थ है उसमें से 2% तो यूरिक एसिड, ठीक है, 2% तो यूरिया होता है और 3% कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। कार्बनिक पदार्थ कौन कौन से, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन, अमोनिया, एसीटोन बॉडीज। अकार्बनिक सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सल्फेट और फास्फेट। ठीक है, ये हो जाते हैं। यूरिन का पीएच मान 5 से 8 होता है। कितना होता है, 5 से 8 होता है तथा औसत पीएच मान 6 होता है। कितना होता है, औसत पीएच मान 6 होता है। भोजन का प्रकार, ग्रहण करने वाले जल की मात्रा और ऋतुओं के अनुसार मूत्र की मात्रा परिवर्तित होती रहती है। यानी जैसा मौसम है ऐसा ही यूरिन की मात्रा कम ज्यादा होती रहती है। सर्दियों में ज्यादा यूरिन आता है और गर्मियों में भी पानी के हिसाब से, जितना आप ज्यादा पानी पियोगे उसी हिसाब से यूरिन की मात्रा कम ज्यादा होती रहेगी और यूरिन में अम्लीयता पाई जाती है। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा यूरिन उत्सर्जन तंत्र के अंग हो जाते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, हमारे शरीर से उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि शुरुआत हमने किससे की थी, वृक्क से की थी। उसके बाद हमने सारी चीजें पढ़ी, यूरेथ्रा और यूरिन, सारी चीजें हमने कंप्लीट कर ली। मूत्र नलिया, ठीक है, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, ये सारी चीजें हमने कंप्लीट की। ठीक है, इसमें जो कुछ बचा हुआ है उसे हम कल कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही रखेंगे और कल मैं आपको एक पिक्चर के माध्यम से इसे समझा भी दूंगी। ठीक है, क्या करेंगे, एक पिक्चर लेंगे, उसी के माध्यम से हम देखेंगे कि यूरिन जो किस तरह से क्षमता है, किस तरह से वृक्क उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं, किस तरह से त्वचा उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालती है। ठीक है, तो पूरी प्रक्रिया को एक चित्र के पिक्चर के माध्यम से समझेंगे और आज के लिए इतना ही रखेंगे। जैसे मैं आपको डेली बोलती हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो प्लीज़ 5 मिनट का समय निकालकर सपोर्ट कीजिए, अपने परिवार को बड़ा करने के लिए 5 मिनट का समय निकालिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे। इसे पूरा कंप्लीट एक बार इसमें हम बस हल्का सा रिवीजन बाकी है। क्या करना है कि उसे एक पिक्चर के माध्यम से समझना है, जिससे आपको पूरा प्रोसेस पता चल जाए, पूरी प्रक्रिया पता चल जाए, फिर आप उसे भूल नहीं पाओगे। ठीक है, तो अच्छे से इसका रिवीजन करेंगे। ये पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप में। आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से अपने नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।